प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10 के 30 जून को परीक्षा है। इसलिए इस कोरोना की महामारी को देखते हुए घर पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए क्लास 10 का गणित का रिवीजन 20 दिनों में लगभग करवा रहा हूं। इसलिए आप घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई करें और मुझसे नॉर्मल पॉइंट के रूप में आपको पूर्ण रूप से गणित की पूर्ण रूप से प्रतिक्रिया की जानकारी दी जाएगी। पहला अध्याय है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का प्रयोग सर्वप्रथम गणित के अंदर सर्वप्रथम प्राकृत संख्याओं का प्रचलन हुआ। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनिश्चित तक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या को प्रतीक चिन्ह n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा उसको संख्या रेखा पर एक से दाहिने तरफ इस रूप में व्यक्त की जाती है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्रतीक चिन्ह इसका W है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर इसका निरूपण 0 से दाएं तरफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसका प्रतीक Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे संख्या रेखा पर शून्यों के द्वारा दोनों तरफ प्रदर्शित किया जाता है। आगे है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको पूर्णांक से पूर्णांक में भाग देने पर प्राप्त होती है, अर्थात जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां p व q पूर्णांक संख्या हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने पर वो संख्याएं अवास्तविक संख्या यानी अनंत हो जाएगी। p को q से विभाजित करने पर यदि भाग पूरा पूरा जाए या दशमलव प्राप्त होता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 4/2 2 प्राप्त होता है, 5/2 2.5। ये पॉइंट ये दशमलव के रूप में प्राप्त हो रही है और इसमें ये पूरा पूरा भाग जाता है। अतः ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर उसका पूर्ण रूप से भाग नहीं प्राप्त होता है। p व q पूर्णांक संख्या है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2, √3, √5, √7 इस रूप में पाई है। 0.1515, 0.15, 0015, 000 यानी ये संख्या ना किसी की आवृत्ति हो रही है, लगातार 0 की संख्या ये बढ़ती जा रही है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक इसमें आता है एक पाई 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि पाई का मान 3 पॉइंट के समथिंग तथा 22/7 उसको एक लगभग मानकर 22/7 के रूप में मान लिया जाता है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे 2/5 है, 3/5, 2.5, √2, √3, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है? इसमें दो प्रकार की, तो शांत दशमलव है। भाग संक्रिया में ऐसी संख्याएं भाग संक्रिया में निश्चित चरणों के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। जैसे 3/8 भाग संक्रिया करने पर 0.35375, इसके बाद में इसका भाग संक्रिया समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार 1/4 बराबर 0.25। अशांत दशमलव भाग संक्रिया में शेष कभी भी शून्य नहीं प्राप्त होता, यानी ऐसी संख्याओं में भाग संक्रिया करने पर शेष कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होता है तथा भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3 बराबर 0.33 और 5/7 बराबर 0.714285, 714285। ऐसी संख्याओं की पुनरावृत्ति भागफल में होती रहती है। ऐसी संख्याओं को अनवांछनीय अनावर्ती आवर्ती या अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। दर्शाए कि निम्न संख्या परिमेय संख्या है अथवा नहीं, अर्थात निम्नांकित संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। जैसे 0.3797, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। बी नंबर है √23, अर्थात जो रूट की संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। यह अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या। सी नंबर है 0.8 पर बार, अर्थात जीरो पॉइंट 888 ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अतः इसको ज्ञात करने के लिए 0.8 बार को x बराबर लेते हैं। x बराबर 0.888 समीकरण 1। ऐसे क्वेश्चनों में 1 पर बार हो तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 की गुणा करनी है, 2 पर बार हो तो 100 की गुणा करनी है। दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर 10x बराबर 10 गुणा 0.888, 10x बराबर इसको अंदर गुणा करेंगे तो 8.888। ये 88 अनंत तक है। यहां पर हमने 4 प्रयोग किए, ये अनंत तरफ यानी आगे और भी बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, अतः 10x माइनस x बराबर 8.888 माइनस 0.888। 9x बराबर 8, x बराबर 8/9। x बराबर हमने माना था 0.8 पर बार, तो x बराबर क्या आ रहा है 8/9। अतः 0.8 पर बार एक परिमेय संख्या है बराबर p/q। 0.8 पर बार एक परिमेय संख्या है।
आगे है डी नंबर 1.10 1001 0001 401, यानी ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। लगातार संख्या में जीरो लगातार बढ़ रहा है, कोई भी संख्या में पुनरावृत्ति नहीं हो, लगातार पुनरावृत्ति नहीं है, संख्या आगे से आगे बढ़ रही है, तो ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ए नंबर है 0.37 पर 12, संख्या परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो x बराबर 37 पर 12, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 37 डॉट डॉट, समीकरण हम एक मानते। ध्यान है किसी भी क्वेश्चन पर दो बार बार है, अतः इसको 100 से गुणा करना है। समीकरण एक को 100 से गुणा करने पर, समीकरण एक को अर्थात पूरी समीकरण को 100 से गुणा करना है। तो 100x बराबर 100 गुणा 0.3737 डॉट डॉट, यानी ये अनंत तक जा रहा है, 37 खत्म नहीं होगा। तो 100x बराबर 100 से गुणा करेंगे तो 37 पॉइंट, ये 37 एक बार रहेगा, इसको और आगे बढ़ा दें 37 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। आगे इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि घटाने पर ये संख्या ऑटोमेटिक रूप से समाप्त हो जाएगी। समीकरण 2 में से समीकरण ए को घटाने पर 100x माइनस x बराबर 37.37 डॉट डॉट माइनस 0.37 डॉट डॉट, 99x बराबर 37, x बराबर 37 बटा 99 बराबर p बटा q। अतः 0.37 पर बार संख्या को x बराबर 37 बटा 99 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अतः 0.37 बार एक परिमेय संख्याएं हैं। आगे f 1.235 पर बार, अर्थात x बराबर 1.23535 डॉट डॉट, अर्थात 3535 संख्याओं की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद में एक संख्या के बाद में संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। एक संख्या के बाद में पुनरावृत्ति हो तो इस समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर एक संख्या छोड़कर या दो संख्या छोड़कर बाहर आने पर उस संख्या का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। तो 10x बराबर 12.3535 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। जैसे हम वहां पर 353 जो पुनरावृत्ति थी उसको दशमलव के बाद में ले आते थे, इसी प्रकार यहाँ पर भी जिन संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो उसको दशमलव से पहले ले आते हैं। तो उसी संख्या के अनुसार हम देख सकते हैं कि इसकी 10 से गुणा करनी है, 100 से गुणा करनी है या 1000 से गुणा करनी है। समीकरण 2 को 3-5 की हो रही है, अर्थात इसको 100 से गुणा करना है। समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 1000x बराबर 35.35। इस 35 को लगातार ही बढ़ती जा रहा है तो 35 और लिख लें
समीकरण नंबर 3। आगे की प्रक्रिया उसी तरह है जिसमें हमने पहले क्वेश्चनों में किया था। समीकरण 3 को समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1000x माइनस 10x बराबर 1235.3535 डॉट डॉट माइनस 12.3535 डॉट डॉट 1000x माइनस 10x। x को x में से घटाना पड़ता है तो 1000 में से 10 गए 1000x माइनस 10x 990 x बराबर 1235.3535 3535 और 12.3535 को घटाने पर 1200 1223। तो x बराबर 1223 बटा 990। इस रूप में हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ। अगर हम कह सकते हैं 1.2 3 के बाद इस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे क्वेश्चन संख्या जी x बराबर 0.1233 डॉट डॉट। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में कितनी संख्याओं के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद में 1 2 यानी दो संख्या को छोड़कर 3 3 यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः समीकरण नंबर 1 को 100 से यानी दशमलव के बाद दो संख्या को छोड़कर कर रही है तो 2 0 डबल जीरो वाली संख्या यानी 100 से गुणा करने पर 100x बराबर 12.33 डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2। अब देखना है कि कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। केवल एक संख्या है 3 3 जिसकी लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। अगर हम ऐसी संख्याओं को अतः हम आगे सरल करने के लिए समीकरण 2 को या तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा कीजिए तो अगली प्राप्त होगी, या इस समीकरण 2 को एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर ध्यान है वहां पर इस पहले क्वेश्चन में 3 5 था तो हमने यहां पर 100 से गुणा किया। यहां पर केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 3 3 की। अतः समीकरण 2 को हम 10 से गुणा करने पर तो 1000x बराबर 123.333। जितने बार यहां पर 3 का प्रयोग किया गया उसी रूप में आगे हम 3 को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये 3 3 अनंत तक आता है, अनिश्चित तक ये मान आता रहता है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो 1000x माइनस 100x 1000x माइनस 100x बराबर
123.33 डॉट डॉट माइनस 12.3333। इस रूप में ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 1000x माइनस 100x अर्थात 900x बराबर 123.33 माइनस 12.33। 123.33 तो दोनों आपस में ये तो शून्य हो जाएगा। 123 में से 12 जाना 111 अर्थात x बराबर 111/900 जो कि एक p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अर्थात x बराबर 0.1233 संख्या एक परिमेय संख्या है। इस रूप में हम प्रत्येक किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। उस पर हमें ये निर्भर रहना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आती है, कितनी संख्याओं के बाद में पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि पॉइंट के बाद में दो संख्याओं के बाद में पुनरावृत्ति स्टार्ट शुरू हुई तो हम उस संख्या को 100 से गुणा करके फिर बाद में समीकरण को 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा किस लिए की? क्योंकि इस संख्या में केवल एक अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। यदि यहाँ दो अंकों की पुनरावृत्ति होती तो यहाँ पर भी हम 100 की गुणा करते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण हर बार एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। √2 या √3 में से पूछते ही रहते हैं कि संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर √2 √3 का निरूपण करने के लिए हम बोधायन प्रमेय की सहायता लेते हैं। बोधायन प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग होता है। किसी समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण, ये न्यून कोण कोई दे रखा है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा लंब और दूसरा भुजा आधार हो और तीसरा कर्ण हो तो इसमें एक सूत्र प्रयोग में लिया जाता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट ऑफ यानी ये स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा रूट के अंदर तो रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। √2 बराबर रूट ऑफ √2 को हम कैसे प्राप्त करेंगे? यानी लंब का मान भी 1 हो और आधार का मान भी 1 हो तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट ऑफ 1 प्लस 1 बराबर √2 हो जाएगा। अतः हम √2 का मान ज्ञात करने के लिए हम संख्या रेखा पर एक इकाई का मान प्राप्त करते हैं। एक इकाई का मान जैसे 0 से लेकर हम 1 तक स्केल की सहायता से 0 से 1 तक हम एक रेखा खींचते हैं। जैसे लंब हमारे पास 1 है तो 0 से 1 हमने ले लिया। इसी प्रकार हमें इसके 90 डिग्री 1 से एकदम 90 डिग्री पर हमें एक रेखा खींचनी है आधार के रूप में, वो भी 1 सेंटीमीटर। इसके बराबर नाप की होना चाहिए इस रूप में। तो 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर है। माना कि इसका लंब 1 सेंटीमीटर, आधार 1 सेंटीमीटर है तो कर्ण अपने आप में हमेशा √2 प्राप्त होगा। यानी कर्ण के बराबर इस रेखा को हम यदि मिला दें तो इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है तो इसका मान ये √2 यानी ये हमें जो प्राप्त होगा √2 प्राप्त होगा। अब इस √2 ये रेखा का माप हो गया √2। अब इस √2 का मान प्राप्त करने के लिए हम प्रकार की सहायता से, प्रकार होना चाहिए एग्जाम के प्रकार की सहायता से हम इस संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। हम सीधा मान के रूप में लेना चाहें तो हम सीधा √2 √3 का निरूपण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इस पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से हम इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं कि √2 का मान कहां प्राप्त होगा। √2 इस रूप में है तो इस रूप में हमारे पास एक मान प्राप्त हो जाएगा जहां पर ये लाइन इस संख्या रेखा को क्रॉस करेगी वो इसका मान हो जाएगा √2 पॉइंट, यानी ये होगा √2 का निरूपण। इसी प्रकार हम कर सकते हैं
√3 का निरूपण। √3 का मान कैसे प्राप्त होगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1, √2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी एक तो एक होना चाहिए √2 और एक होना चाहिए 1, चाहे इसके में लंब √2 हो, चाहे आधार हो या आधार 1 हो या लंब 1 हो, दोनों में से किसी एक को मानते हैं। माना कि ये हम इसको आधार मानते हैं या लंब मानते हैं। माना कि लंब है √2। अब आधार बनाने के लिए हमें त्रिभुज चाहिए समकोण, तो इसी रूप में √3 का बनाने के लिए हमें सबसे पहले √2 का बनाना ही होगा। तो अब √2 की सहायता से √3 का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो √2 ये लाइन है, तो √2 प्राप्त करने के लिए साथ में चाहिए 1 यानी इसका आधार या लंब, तो √2 इसका मान हो गया था। तो इस बिंदु से 90 डिग्री पर यानी एकदम समकोण त्रिभुज पर एक मान प्राप्त करना है 1 इकाई का। ये √2 हो गया, ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है और ये 1 इकाई का है। इस बिंदु को इस पॉइंट से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होगी वो कितना होगी? √3 इकाई का। अतः हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके द्वारा ये √2 ये है, 1 ये है, तो √2 का और इसका प्लस 1 का रूट बराबर √3 प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो यह रेखा प्राप्त होगी वो √3 मान की रेखा प्राप्त होगी। तो इस रूप में हम √3 रेखा का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सहायता से हम √3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो ये मान प्राप्त होगा वो एक √3 यानी संख्या रेखा पर निरूपण √2 और √3 का रूप में इस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हर बार या एक वर्ष छोड़कर या तो √2 का पूछते हैं या √3 का पूछते हैं, हर बार इसके मान पूछते ही पूछते रहते हैं। क्वेश्चन है 2√3 प्लस 3√5 तथा 3√3 प्लस 5√5 का योग कीजिए। यानी ये अवर्गीय संख्या उनका योग कैसे करते हैं? तो 2√3 प्लस 3√5 प्लस 3√3 प्लस 5√5। सरल तरीके से करने के लिए जो समान संख्या होती है उनको पास में ले आते हैं। 2√3 प्लस 3√3 प्लस 3√5 प्लस 5√5। कई बार क्या होता है कि √3 को √5 से जोड़ लिया जाता है। ऐसी संख्याओं में समान संख्या को जोड़ी जाती है, यानी रूट के अंदर जो समान संख्या है उसी को जोड़ना होता है। जैसे आप x में x को जोड़ते हैं, y में y को जोड़ते हैं, उसी प्रकार √3 में √3 तथा √5 में √5 संख्या को ही जोड़ा जाएगा। 2√3 प्लस 3√3 यानी √3 तो आ जाएगा, कॉमन लेना चाहें कॉमन रूप में लिख सकते हैं, और 3 और 2 कितना हो गया? 5√3 प्लस 5 और 3 ये 8 हो गया, 8√5। इस रूप में इस योग संक्रिया को कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकलन संक्रिया करना चाहें तो 2√3 प्लस 3√3 ये 3√5 माइनस √3 माइनस √5। 2√3 प्लस 3√5 कोष्ठक को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस √3 और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस माइनस गुणन नियम से √5। समान को एक साथ में 2√3 माइनस √3 प्लस 3√5 प्लस √5, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? √3 प्लस 4√5। इस रूप में हम अपरिमेय संख्या का योग और वैकलन संक्रिया कर सकते हैं। गुणन संख्या में 6√7 गुणा 2√7, तो इसको हम गुणा करना चाहिए तो रूट को रूट वाली संख्या से गुणा करना है, बार वाली संख्या से गुणा करना है। 6 दूनी 12
गुणा रूट 7 यानी रूट के अंदर वाले को अंदर वाले से 7 इंटू 7 तो क्या आ जाएगा 12 गुणा ये हो जाएगा रूट ऑफ 7 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 12 गुणा 7 हो जाएगा। गुणन संख्या कई बार अलग अलग रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि 6 रूट 7 को गुणा करना है 5 रूट 5 से, तो इसको रूप में कैसे गुणा करेंगे, वही नियम है, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करना, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करना। 6 5 30 गुणा रूट ऑफ 7 5 35 7 गुणा 5 30 गुणा रूट ऑफ 35, तो इसको हम 35 का रूट होगा नहीं इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 30 रूट ऑफ 35, इस रूप में इसके हम गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें भाग संख्या करनी हो तो 8 रूट 15 बटा 2 रूट 5। अब रूट वाले को हम अलग के रूप में अंदर ही रहने दें और बाहर वाले को शर्ट करने चाहें तो ये हो जाएगा 4 बार यानी 4 गुणा रूट 15 बटा रूट ऑफ 5। इसको हम रूट वाले को सरल करना चाहिए तो इसको सरल फलन इसको गुणन कर दो रूट 15 पे, इसी प्रकार बटे में रूट 5। यदि रूट को एक साथ में लिखा जाए 4 गुणा ये भी घात 1 बटा 2 और ये भी घात 1 बटा 2, तो इसको एक साथ में लिखा जाए तो 3 रूट 3 गुणा 5 बटा 5, यानी इन दोनों का साथ में एक साथ में रूट हो गया तो ये 5 से 5 5 से कम 5 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 रूट 3, यानी इस रूप में हम अपरिमेय की योग संख्या, व्यवकलन संख्या, गुणन संख्या और भाग संख्या द्वारा सरल किया जा सकता है। परमेयकरण संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे हम। परमेयकरण कैसे किया जाता है, जैसे कोई संख्या के रूप में दे रखी है 1/√2, तो इसका परमेयकरण करने के लिए जो हर में दे रखा है हमारे पास 1/√2, इस हर का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा √2 बटा रूट ऑफ, रूट के अंदर है तो उस संख्या को हम अंदर ले सकते हैं 2 × 2 रूट ऑफ 2 बटा रूट ऑफ 4 अर्थात √2 बटा 2 मान, यानी इस रूप में हम इसका परमेयकरण कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास अलग रूप में हो यानी रूट के अंदर प्लस माइनस रूप में दे रखा हो, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है 1/a प्लस रूट b, तो हम इसका परमेयकरण करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या से गुणा करके a माइनस रूट b की अंश व हर में दोनों तरफ गुणा करके इसको सरल करेंगे। दोनों तरफ गुणा करने पर हर में a प्लस रूट b a माइनस रूट b इस रूप में प्राप्त होगा जो कि एक असमीका का निर्माण करता है a प्लस b इंटू a माइनस b, जिसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। कोई भी कहीं पर भी किसी समीकरण में या बहुपद में सूत्र का प्रयोग होता हो या असमीका कोई लगती हो सर्वसमीका द्वारा, तो उस सर्वसमीका या सूत्र को लिखना बहुत आवश्यक है। जैसे इसको सरल करते हैं 1/5 प्लस 3 रूट 7 गुणा 5 माइनस 3 रूट 7 बता 5 माइनस 3 रूट 7, इस रूप में, यानी जो हर में दे रखा है रूट के आगे वाला, जो रूट के जस्ट आगे दे उसको विपरीत चिन्ह के रूप में चेंज करना है। तो ये संख्या हो जाएगी 1/5 प्लस 3 रूट 7 गुणा 5 माइनस 3 रूट 7 5 माइनस 3 रूट 7, तो 5 माइनस 3 रूट 7 बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 5 का स्क्वायर माइनस b का मान 3 रूट
7 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 रूट 7 बटा 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गुणा, अब यहां पर देखा जाए रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 यानी 7 की घात 1/2 को 2 से करेंगे तो इसका हो जाएगा 7, जैसे रूट ऑफ 7 का स्क्वायर यानी रूट का मतलब 7 की घात 1/2 का स्क्वायर यानी 7 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 की घात 1 के रूप में, तो इसको हम लिख लेंगे गुणा 7, तो इसका हल हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 7 बटा 25 माइनस 63। इस रूप में हम ऐसी संख्या के प्रतीक रूप में सरल कर सकते हैं, यानी इनका परमेकन करना। परमेय करना का मतलब ये है कि जो किसी भी पद में या भिन्न के रूप में हर के अंदर, किसी भी भिन्न में हर के अंदर यदि कोई अपरिमेय संख्या दे रखी हो तो उस अपरिमेय संख्या को हटाना ही परमेयकरण हो जाता है। प्रतीक कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर हमें हर के अंदर जो भी रूट के अंदर संख्या दे रखी हो तो उसी को हमें हटाना होगा। वास्तविक संख्याओं के घनत्व के नियम, ए आधार है, ए का मान 0 से बड़ा है, ए की घात p और ए की घात q यदि समान आधार वाली कोई भी संख्या यदि गुणा में हो तो घातांक घातें हमेशा जुड़ती है, यानी ए की घात p प्लस q, ए की घात p की घात q के रूप में है, यानी यहां पर हमारे पास कोष्ठक में दे रखा है ए की घात p की घात q है, तो इस रूप में हम करते हैं तो ए की घात p गुणा q यानी घातों की गुणा की जा सकती हैं। एक इसमें हमेशा होता है इस रूप में, कई बार हम बार ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूजन होता रहता है, जैसे दिया हुआ होता है ए की घात p की घात q, इसको हम किस रूप में सरल करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हो तो ए की घात p की घात q हो तो कोष्ठक हो तो आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ इसको सरल करने के लिए ये है a की घात p की घात q, यानी हमें पहले सरल करना पड़ेगा p की घात q, यानी p कितने बार है q बार, उसके बाद में जो आए वो a की घात होगा। सी नंबर है a की घात p बटा a की घात q, आधार सेम है, घातें अलग अलग है और भाग में हो तो घातें आपस में जो भी घातें होंगी आपस में घटाव होगी, a की घात p माइनस q, यदि आधार अलग अलग है घातें सेम है तो आधार की गुणा होकर उसकी वो घात हो जाएगी। एक है a की घात m बटा n, कोई भी a आधार की कोई संख्या है जिसकी घात m बटा n है, n का मतलब होता है उसका रूट यानी करनी के रूप में, तो रूट के अंदर लिखा जाएगा किस रूप में लेगा a का रूट ऑफ n, यानी जैसे वर्गमूल हो तो यहाँ पर बाहर 2 हो जाएगा और घनमूल हो तो बाहर आ जाएगा 3 की घात m, और इस घात को हम अंदर के रूप में लिखना चाहें तो अंदर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्गमूल है या घनमूल है वो बार n के रूप में पड़ा है, तो इस सूत्र को हम इस रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चन है 4 की घात 2/3 और 4 की घात 1/3, दोनों में आधार सेम है, तो आधार सेम के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, a की पावर p प्लस q के रूप में, यानी 4 की घात 2/3 प्लस 1/3 के रूप में, तो 4 की घात लसागु लेने 3 लसागु हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी 4 की पावर 3 की घात बटा 3, 4 की घात 1 बराबर 4। इसी प्रकार ये है 81 की घात 1/2, यानी 81 का वर्गमूल। ऐसे संख्या को ज्ञात करने के लिए हम या तो इनको फैक्टर करते हैं, 2 का भाग देकर या 3 का भाग लगातार इसका फैक्टर करते हैं, या फिर हम इसको देखते हैं कि अंदर वाला ये किसका स्क्वायर है। दोनों विधियां जिस रूप में भी हम करना चाहिए उस रूप में कर सकते हैं। जैसे किसका स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर की घात 1/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल होने पर क्या आ जाएगा, 9 की घात 2, यानी इन संख्याओं को हम गुणा कर सकते हैं।
2 गुणा 1/2, 9 की घात 1 बराबर 9। यानी इस रूप में इस संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5, इसको हम सॉल्व करना। ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना कि घात क्या है। घात 2/5 यानी बटे में 5 आ रहा है, तो बटे में 5 आ रहा है, इसका मतलब इस घाता को इस घात उस घात के रूप में जहां तक हो सके उस रूप में बदलना कि उसकी घात 5 के रूप में आ जाए। तो ऐसी संख्या को जिसे फैक्टर करना है, तो फैक्टर करना है कि तो 32 में हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे 16 बार, 2 का और भाग देता है 8 बार, 2 का भाग देता है 4 बार, 2 का भाग देता है 2 बार और 2 का भाग देता है 1 बार, यानी 1 2 3 4 5 बार है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 की घात 2/5। तो सूत्र द्वारा सरल करना चाहेंगे तो 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 2 है ना 4, इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 4 है 1/3 की घात 3 की घात 7, यानी 1 बटे में दीर्घ है, तो सबसे पहले इस घात को हम ऊपर की तरफ लाएंगे। तो अब घात को ऊपर ले जाते हैं तो क्या घटाव के रूप में हो जाती है, तो 3 ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात -3 की घात 7। अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस घात को गुणा कर देंगे, -3 गुणा 7 यानी 3 की पावर -21। इस रूप में हम ऐसे क्वेश्चन घातों वाले क्वेश्चन को सरल